हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स का जो आपका पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन। तो गाइस ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर इस बार के बोर्ड एग्जाम में आप 90+ स्कोर करना चाहते हो। ठीक है, तो पहले यहाँ पर गाइस देख लेते हैं कि जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। एंड इसके बाद जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं जैसे अतलग उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, उन पर भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि सकारात्मक अर्थशास्त्र संबंधित है किससे? तथ्यों से, सुझावों से, ए और बी दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि सकारात्मक अर्थशास्त्र संबंधित है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए गाइस जो एंड में आपका ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो ये जो आपका ऑप्शन है ये भी आपका हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। और सेकंड नंबर पर ऑप्शन मिला है सुझावों से, और इसी तरह से यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन दिया गया है तथ्यों से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो राइट ऑप्शन है इन चार ऑप्शंस में कौन सा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि सकारात्मक अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, और जो भी क्वेश्चन गाइस यहाँ पर दिए जाएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट है पूरी बुक से। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं, तो बिल्कुल भी वीडियो को आप स्किप ना करें। तो पहला जो यहाँ पर ऑप्शन है तथ्यों से, ध्यान रखना कि सकारात्मक अर्थशास्त्र तथ्यों से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो कौन है यहाँ पर देखिए। फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है जेबी से, सेकंड नंबर पर है माल्थस, थर्ड नंबर पर है एडम स्मिथ, और फोर्थ नंबर पर है रिकार्डो। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको ऑप्शन मिले हैं। तो आपको बताना है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के जनक कौन हो जाएंगे? फोर्थ नंबर पर जो आपका ऑप्शन है उसको देखिए। फोर्थ नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है रिकार्डो। तो गाइस रिकार्डो जो ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर है एडम स्मिथ, और फर्स्ट नंबर पर कौन है? जेबी से, और यहाँ पर सेकंड नंबर पर कौन है? माल्थस। तो थर्ड नंबर पर जो है एडम स्मिथ। आपको ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। ठीक है, इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि औसत लागत वक्र का आकार होता है। औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? बी आकार, यू आकार, क्षैतिज सरल रेखा, या फिर कोई नहीं। तो औसत लागत वक्र का आकार होता है कैसा होता है? यहाँ पर गाइस 4 नंबर पर जो ऑप्शन है ना कोई नहीं, ये आपका हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पर ऑप्शन मिला है कि क्षैतिज सरल रेखा, ये भी आपका यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ए नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है वी आकार, तो ये भी आपका ऑप्शन कैसा हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। राइट ऑप्शन है यू आकार। ध्यान रखना औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? यू आकार का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि आगत प्राप्त करने के लिए एक फर्म द्वारा किया जाने वाला व्यय कहलाता है। तो आगत प्राप्त करने के लिए एक फर्म द्वारा किया जाने वाला व्यय क्या कहलाता है? लाभ, आगत, आगम, या फिर उत्पादन। ठीक है, तो यहाँ पर इन ऑप्शंस में आपको बताना है कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है यहाँ पर। तो आगत प्राप्त करने के लिए एक फर्म द्वारा किया जाने वाला जो व्यय है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आगत। ठीक है, यानी सेकंड नंबर पर जो ऑप्शन है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है चलिए उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से
कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि है? ये जो आपका क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि है? आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि या फिर इनमें से सभी? तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि है? इनमें से सभी ऑप्शन दिया गया है, रॉन्ग ऑप्शन है। उत्पादन विधि जो ऑप्शन दिया गया है ये भी आपका रॉन्ग है, व्यय विधि भी रॉन्ग है, राइट ऑप्शन हो जाएगा आय विधि। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आय विधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है गाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, तो 4 नंबर पर ऑप्शन मिला है विमुद्रीकरण, रॉन्ग ऑप्शन है। 3rd नंबर पर दिया गया है कि मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण, ये भी आपका रॉन्ग है। 1st नंबर पर दिया गया है कि मुद्रा का निर्गमन, ठीक है। तो ये भी आपका हो जाएगा गाइस, यहाँ पर कैसा हो जाएगा? ये भी हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? तो आई थिंक यहाँ पर आपका ऑप्शन गाइस राइट होगा, साख सृजन करना, ठीक है। जो व्यावसायिक बैंक हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है? साख सृजन करना। यानी यहाँ पर जो 2nd नंबर पर क्वेश्चन दिया गया है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो भारत की केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ इंडिया? तो 4 नंबर पर ऑप्शन रॉन्ग है, बैंक ऑफ इंडिया। 3rd नंबर पर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये भी रॉन्ग है। 2nd नंबर पर ऑप्शन मिला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और 1st नंबर पर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि आय में इकाई वृद्धि होने पर उपभोग में होने वाली वृद्धि को कहते हैं, क्या कहते हैं? आय में इकाई वृद्धि होने पर उपभोग में होने वाली वृद्धि को हम क्या कहेंगे? स्वतंत्र उपभोग, औसत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति या फिर अप्रत्याशित उपभोग? तो देखिए यहाँ पर 4 नंबर पर जो ऑप्शन है अप्रत्याशित उपभोग, ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और 2nd नंबर पर ऑप्शन है औसत उपभोग प्रवृत्ति। इसी तरह से यहाँ पर 1st नंबर पर है स्वतंत्र उपभोग। तो आय में इकाई वृद्धि होने पर उपभोग में होने वाली वृद्धि को कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन गाइस यहाँ पर राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया गया है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट ऑप्शन। यानी 3rd नंबर पर जो ऑप्शन था यही आपका राइट है। अब ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है कि भारत में जीएसटी को कब लागू किया गया, ठीक है। तो ये हम सबको पता है। तो पहले ऑप्शन देख लीजिए, इसके बाद इसका जो राइट ऑप्शन है उसको देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में सन है कि 1914, 1915, 1916 में, और यहाँ पर 4 नंबर पर क्या ऑप्शन मिला है? 1917 में। तो भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? 1914 में, ये आपका रॉन्ग है। 1915 ये भी आपका रॉन्ग है। 1916 ऑप्शन दिया गया है तो ये भी आपका रॉन्ग है। राइट ऑप्शन हो जाएगा 2017 में, ठीक है। तो भारत में जीएसटी को कब लागू किया गया? 2017 में। यानी यहाँ पर जो 4 नंबर पर ऑप्शन था यही आपका था राइट ऑप्शन। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष में प्रारंभ हुई? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है,
ठीक है। तो विश्वव्यापी मंदी पूछा गया है, तो पहले ऑप्शन देखिए 1929 में, सेकेंड नंबर पर है 1930 में, थर्ड नंबर पर ऑप्शन है 1931 में और फोर्थ नंबर पर ऑप्शन है 1932 में। आपको यहाँ पर बताना है कि विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष में प्रारंभ हुई। तो विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष में प्रारंभ हुई, यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन कौन सा है वो आपको गाइस बताना है। ठीक है, तो हम सबको पता है कि विश्वव्यापी मंदी 1929 में प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 1929 में विश्वव्यापी मंदी। अगला क्वेश्चन है कि बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। अब यहाँ पर जो आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न है उनको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, आप लिखोगे कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिनका किसी अन्य देश के साथ आर्थिक संबंध नहीं है। ऐसे देश में ना आयात होते हैं और ना ही निर्यात। ठीक है, तो बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, बंद अर्थव्यवस्था क्या है, किस तरह से लिखोगी। देखिए जो अतलग उत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो यही वीडियो में ही आपको याद कर लेना है, इस तरह से इसको आपको देखना है। तो बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिनका किसी अन्य देश के साथ आर्थिक संबंध नहीं है। ऐसे देश में ना आयात होते हैं और ना ही निर्यात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बजट का अर्थ लिखिए, या फिर बजट से क्या तात्पर्य, या फिर बजट से क्या आशय है, बजट की परिभाषा दीजिए। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बजट का अर्थ लिखिए, आप लिखोगे बजट एक विस्तृत आर्थिक विवरण है जिसमें सरकार के एक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय व्यय का विवरण होता है। क्या लिखोगी कि बजट का अर्थ लिखिए, आप यहाँ पर लिखोगे कि बजट एक विस्तृत आर्थिक विवरण है जिसमें सरकार के एक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय व्यय का विवरण होता है। ठीक है, इस तरह से वहाँ पर आपको लिखना है। अब इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए गाइस, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो पहला प्रश्न आपने यहाँ पर क्या देखा, और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि बजट का अर्थ लिखिए। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर अतलग उत्तरीय प्रश्न में तीसरा प्रश्न आप कौन सा तैयार करोगे, चलिए उसको देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं। ठीक है, तो मध्यवर्ती वस्तुएं हम किन्हें कहेंगे, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है, या फिर मध्यवर्ती वस्तुओं से क्या आशय है, या फिर मध्यवर्ती वस्तुओं की परिभाषा दीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लिखोगे वे वस्तुएं जिनका उपयोग किन्हीं अन्य वस्तुओं के या फिर अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए किया जाता है, उन्हीं को हम मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं, या फिर वही मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। ये आप खुद से भी बनाकर लिख सकते हो कि वे वस्तुएं जिनका उपयोग किन्हीं अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है, उन्हीं को हम मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। अतलग उत्तरीय प्रश्न में ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आस्क किया गया है। आप पेपर उठाकर देखना, मॉडल पेपर में देखना, ये क्वेश्चन आपको रखा मिल जाएगा। ठीक है, तो मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं, तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ लिखिए। तो आप लिखोगे किसी वस्तु की पूर्ति से तात्पर्य उस वस्तु की मात्रा से है जिसको उत्पादक या विक्रेता एक निश्चित अवधि के दौरान एक निश्चित कीमत पर बेचने योग्य या बेचने के इच्छुक है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ लिखिए, तो आप वहां पर लिख कर आओगे कि किसी वस्तु की पूर्ति से तात्पर्य उस वस्तु की मात्रा से है जिसको उत्पादक या विक्रेता एक निश्चित अवधि के दौरान एक निश्चित कीमत पर बेचने योग्य या बेचने के इच्छुक है। ठीक है, तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ लिखिए, तो पूर्ति का अर्थ आप इस तरह से लिख कर आओगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से यहाँ पर याद हो गया होगा। अगर एक बार में आपको याद नहीं होता है तो इस वीडियो को आप दोबारा से देखिए, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मांग को परिभाषित कीजिए। इसी के साथ समग्र मांग क्या है उसको भी आपको देख लेना है। तो मांग को परिभाषित कीजिए, या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है मांग से क्या आशय है। ठीक है, तो आप लिख कर आओगे किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय पर खरीदी जाएगी। ठीक है, क्या लिख कर आओगी, किसी दी हुई कीमत पर, मांग को परिभाषित कीजिए, आप लिखोगे किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय पर खरीदी जाएगी। तो ये आपके जो अतलग उत्तरीय प्रश्न और जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको यहाँ पर आपने देख लिया।